हेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के 23 के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। इसमें 22 के सारे एडवांस के क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। सो एक बार देख लेते हैं कि 22 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कैसे क्वेश्चन थे। तो ये रहा आपका एडवांस का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से आप क्वेश्चन ले सकते हैं, पेपर 2, पेपर 1। सो पेपर 1 में आप देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। 6, नो नो 8। ये तो इंटीग्रेशन है। ये सीक्वेंस सीरीज है। 3D 14। ये जो 14 नंबर है आप देखिए, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और थोड़ा सा फंक्शन भी इन्वॉल्व है। ये करेंगे हम। और फिर 17 अगेन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 में भी ऐसे क्वेश्चंस दो दो थे। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एज एडवांस इसका मेन के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे। तो ये करेंगे हम। तो 22 का पेपर 1 का ये दो क्वेश्चन ही है एडवांस का, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का। ओके। 22 में देखें, पेपर 2 में, पेपर 2 में एक ये क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। ये a पावर 7 और सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 बीटा। तो एक ये क्वेश्चन है, ये हम करेंगे, करते हैं अभी। और ये जो है एक क्वेश्चन नंबर 13, ये लग रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की तरह, लेकिन ये एक्चुअली सिस्टम ऑफ इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज हो रहा है, बट बेसिकली ये वेक्टर का ही क्वेश्चन है। वेक्टर ज्यादा इसमें यूज हो रहा है, तो इसको हम वेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 सिंपल दिख रहा है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के यहाँ पे दो क्वेश्चन 22 के, और 22 के फर्स्ट के पेपर के दो क्वेश्चन और सेकंड पेपर के दो क्वेश्चन, तो टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। ये 4 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करते हैं। आपको क्या लगता है, ये सारे क्वेश्चन एडवांस के क्वेश्चन डुएबल नहीं होते? जो मेन के क्वेश्चन में लगे हुए हैं या जिस 12th के कॉन्सेप्ट को वो समझ पाते हैं अच्छे से, क्या वो एडवांस को नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कई सारे 12th के क्वेश्चन भी एडवांस के क्वेश्चन से टफ होते हैं। मैंने क्या बोला, 12th के कुछ क्वेश्चन एडवांस के क्वेश्चन से टफ हो सकते हैं। हो सकता है कुछ इंटीग्रेशन 12th का ऐसा हो जो एडवांस के इस कॉन्सेप्ट से ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एडवांस के क्वेश्चन टफ ही होंगे हमेशा, और सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 आपको मैं दिखाता हूँ कि और मैं सारे 4 क्वेश्चन, जितने भी 4 क्वेश्चन है वो सब करूंगा, और आपको यही पता चलेगा उन सब क्वेश्चन से कि ये सारे क्वेश्चन डूएबल है। थोड़े लेंदी हो सकते हैं लेकिन जरूर हो सकते हैं। यू अंडरस्टूड? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन नंबर 14 करना है, जो 22 के फर्स्ट पेपर का मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं बस ये कहना, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डुएबल है कि नहीं। यहाँ पे जी थीटा जो है सो है, देख लेंगे। और एफ थीटा, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक, जब भी बड़ी चीज आए तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली बड़ी चीज छोटी होती है। जो जैसा दिखता है वैसा होता है जनरली। तो ये एफ थीटा की वैल्यू ये है। ठीक है। हमें जी थीटा चाहिए जो एफ थीटा पे डिपेंडेंट है। ये बात समझ में आ गई? धीरे धीरे करके आप क्वेश्चन को डिकोड कीजिए। एडवांस में आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता है मेन के कंपैरिजन। मेन में आपको बस रेस लगानी है, जल्दी 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 से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। एडवांस में थोड़ा ठहर के क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हो सकता है 4 स्टेप हो, 5 डिफरेंट तरह की चीजें हों, लेकिन ओवरऑल ये वो पांचों चीजें बहुत ही सिंपल हो और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये एफ थीटा क्या है, ये बता दीजिए, देखिए करके एफ थीटा क्या है, तो वो तो बता ही सकते हैं आप। तो एफ थीटा इतना बड़ा है, माइंड में सेट हो रहा है, बट एक्चुअली आप एफ थीटा सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये क्या है। तो करते हैं एक बार एफ थीटा को सॉल्व। तो एफ थीटा एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे हाफ इंटू दिस डिटर्मिनेंट प्लस दिस। ठीक है।
ठीक है, तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। तो हाफ बाहर, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए किसी भी रो और कॉलम को एक्सपेंड करके। बट हाँ, बट एक अगर ऑपरेशन कर दें कि अगर आप यहाँ पे कॉलम 1 को रिप्लेस करें कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 से, तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 1 2 एंड देन 0 एंड 0। बन गया बहुत ही सिंपल सा डिटर्मिनेंट, 1 sin θ 1। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से ये हाफ पहले से ही था, यहाँ पे 2 यहाँ पे है, 2 1 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये जो डिटर्मिनेंट है, ये जो डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अब एक बार इसको भी देख ले, देखो ये इतना बड़ा दिख रहा था, छोटा ही, अब इसको देखते हैं एक बार। साइन पाई की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे? इसको अगर हम फिर से लिखें लिखें तो ये 0 होगा। ओके, फिर कॉस पाई बाई 2 कितना? 0। टेन पाई भी 0, तो डायगोनल में 0 आ गए। ओके, यहाँ पे लॉग 4/पाई है, ध्यान से देखना, और यहाँ लॉग पाई/4 है। ठीक, क्या इंडिकेशन? आप लॉग 4/पाई को क्या ये लिख सकते हो? लॉग पाई/4 पावर -1। अब ये -1 जंप करके आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग पाई/4 बेस ई, यानी कि log 4/पाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ log पाई/4। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि log b/a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ log a/b, होता ही है ये। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। तो log 4/पाई और log पाई/4 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं यहाँ पे log 4/पाई रहने दूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ log 4/पाई। ठीक है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है। अब ये देखो, cos थीटा प्लस पाई/4, राइट, और यहाँ पे क्या है? साइन थीटा माइनस पाई/4। एक और चीज आप देखना यहाँ पे, साइन थीटा माइनस साइन साइन अल्फा, अगर कुछ भी साइन अल्फा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस पाई/2 माइनस अल्फा, दोनों सेम है। ठीक, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस पाई/2 माइनस थीटा माइनस पाई/4। तो ये क्या हो गया? कॉस पाई/2 माइनस माइनस पाई/4, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे है कॉस थीटा प्लस पाई/4, इसको ही साइन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कॉस थीटा प्लस पाई/4 को ही साइन में चेंज कर देते हैं। ये क्या हो गया? यस, तो ये एक बार हाँ स्टूडेंट, ये जो है कॉस हमारा, इसको साइन में चेंज करने की कोशिश है। तो या फिर इसको दोनों को मतलब एक ही फॉर्म में लाना है। यहाँ से मुझे क्या इंडिकेशन मिला कि ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। ठीक, वही मैं सीख कर रहा हूँ दूसरी जगह भी, क्योंकि यहाँ से वो हिंट मिला है। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस पाई/4, या फिर कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई/2 माइनस थीटा प्लस पाई/4। ये जो कॉस है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, कॉस थीटा प्लस पाई/4। ये लिख सकता हूँ कि नहीं? cos थीटा प्लस पाई/4 इज इक्वल टू साइन पाई/2 माइनस थीटा, cos अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई/2 माइनस अल्फा, सिंपल। अब इसको अगर अंदर ही अंदर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? पाई/2 माइनस पाई/4 इज पाई/4 एंड माइनस थीटा। तो क्या लग रहा है आपको? ये सेम ये नहीं बन गया? ये थीटा माइनस पाई/4 है या पाई/4 माइनस थीटा है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ थीटा माइनस पाई/4 एंड माइनस साइन विल बी आउट हियर। सो ये जो एलिमेंट यहाँ दिख रहा है cos थीटा प्लस पाई/4, दैट कैन बी रिटन एज
माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस पाई बाई फोर, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस पाई बाई फोर। तो क्या दिख रहा है आपको, जो यहाँ है वो इसका नेगेटिव यहाँ पे है, जो यहाँ है उसका नेगेटिव यहाँ पे है। यहाँ भी ऐसा ही सिचुएशन होने वाला है। ठीक है, आप करके देख लो। इसको लिखो आप, टेन थीटा माइनस पाई बाई फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस पाई बाई फोर। बट यहाँ वही प्रॉब्लम आ रही है, पाई बाई टू और पाई बाई फोर ऐड हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग टेन, इफ यू चेंज कॉट, तो ये काम कर लो आप, टेन को चेंज मत करो, कॉट को चेंज करो। तो कॉट थीटा प्लस पाई बाई फोर कैन बी रिटन एज टेन पाई बाई टू माइनस theta plus pi by 4. Pi by 2 minus pi by 4 is pi by 4, and then minus theta. So this is tan pi by 4 minus theta. तो अगेन ये जो है इसका नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे tan थीटा माइनस पाई बाई फोर, और यहाँ पे माइनस ऑफ tan थीटा माइनस पाई। तो बात ये है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो है सारे, और ये इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है, और ये इसका नेगेटिव है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, जीरो जीरो जीरो, और जो यहाँ है वही यहाँ है, बट विथ नेगेटिव साइन। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो होती है, नहीं नहीं नहीं, जिसका ऑर्डर ऑड हो उसके उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। सो स्टूडेंट्स, एफ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, ये प्लस जीरो। तो 1 + sin² थीटा इज द वैल्यू ऑफ एफ थीटा। तो इतना बड़ा एफ थीटा कितना क्या बन गया हमारा, 1 + sin² थीटा। बाकी अभी तक का काम यही हुआ है कि हम एफ थीटा निकाल पाए। अब जी थीटा जो एफ थीटा पे डिपेंडेंट है उसको देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, जी थीटा की वैल्यू यहाँ पे है एफ थीटा -1, यहीं पे निकाल लेते हैं इसको। जी थीटा कितना हो जाएगा, एफ थीटा -1, तो एफ थीटा तो sin² थीटा है, -1 sin² थीटा हो गया, फिर उसका रूट हो गया, sin² थीटा का रूट क्या हो सकता है, मॉड ऑफ साइन थीटा। ठीक, अब पाई बाई टू माइनस थीटा इसमें पुट करो, 1 + sin पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा, एंड cos² थीटा -1। तो 1 + cos² थीटा -1 इज cos² थीटा, एंड देन स्क्वायर रूट, ये क्या बन जाएगा, cos थीटा मॉड। तो आपके पास जी थीटा भी है और एफ थीटा तो है ही है, तो जी थीटा की वैल्यू भी आपको मिल गई। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है पी एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका रूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जी थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है और जी थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वही पी एक्स का रूट है। राइट, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, देखते हैं। सो पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कैसे लिख सकते हैं, के टाइम्स एक्स माइनस वन रूट एंड अनदर रूट। तो ये जो अल्फा बीटा है वो जी थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा। एक बात और है, यहाँ पे थीटा के बारे में बताया गया है कुछ, उसको जनरली बच्चे ध्यान में नहीं रखते। थीटा कैन लाई बिटवीन 0 to π/2 ओनली, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच ही हो सकती है, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकती। तो इन 0 to π/2 मॉड साइन थीटा कितना होता है और मॉड कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इन द गिवन इंटरवल ये जो होगा जी थीटा, ये सिर्फ साइन थीटा होगा, और जो कॉस थीटा मॉड है वो भी सिर्फ कॉस थीटा होगा। क्लियर है। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है वो अल्फा बीटा है, वो पी एक्स का रूट है। क्लियर, वन बाय वन आप गए। सबसे पहले क्या किया आपने, एफ थीटा फाइंड कर लिया इजीली डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के, जी थीटा फाइंड कर लिया जो एफ थीटा पे डिपेंडेंट थी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आपको अगर ध्यान में है तो आराम से आप ये कर सकते हैं। ये दोनों फाइंड कर लिया आप जी थीटा की फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या बोला जा रहा है आपको, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जी थीटा। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको सेपरेटली दिए जाए तो आप आराम से कर लोगे। अब इन सारे
सिंपल सिंपल क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है और वो एडवांस का क्वेश्चन हो गया। यही है बस। जी थीटा की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताइए। पता है ना कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो रूट टू तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस रूट टू। लेकिन मिनिमम वैल्यू माइनस रूट टू तब होगी जब थीटा पे कोई बाउंडेशन नहीं होगा। यहाँ पे थीटा को बता दिया गया है कि ये 0 से π/2 के बीच ही होगी, राइट। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो भी ये हमेशा ऐसा ग्राफ रहेगा, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होने वाली है 0 से π/2 के बीच में। π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी जो रूट टू होगी। ये क्या ग्राफ कैसे हो रहा है इसको हम डिटेल में भी नहीं कर सकते, बस आप समझो बहुत ही बेसिक है ये कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो रूट टू है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मिनिमम वैल्यू नेगेटिव नहीं जाएगी क्योंकि हम 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू इसकी 1 ही हो सकती है। तो आपको मिनिमम वैल्यू भी मिल गया और मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गया। तो आपका जो क्वाड्रेटिक है वो क्या हो गया, k टाइम्स x माइनस अल्फा, अल्फा इज 1 एंड बीटा इज रूट टू। और यू गॉट द क्वाड्रेटिक ऑल्सो नाउ, राइट। तो अब क्या बात हो रही है, इसके बाद क्या है, एक और बात दी हुई है क्योंकि P2 = 2 माइनस रूट टू है, राइट। P2 इज 2 माइनस रूट टू। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 - 1 एंड 2 - रूट टू। और P2 की वैल्यू कितनी है, 2 - रूट टू, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब फाइनली क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको, k1 = k। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो px की वैल्यू कितनी हो गई, px = x - 1 and x - √2 by putting the value of k 1, we got px। ठीक है। अब आपका मटेरियल रेडी है टू आंसर द क्वेश्चन, टू सी द ऑप्शंस। नाउ यू कैन सी द ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब बात आ रही है पी पे, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एफ थीटा, फिर जी थीटा, फिर सी थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और फिर ये पी एक्स पे पहुंचे थे। सारे क्वेश्चन सेपरेटली अलग अलग कर दिए जाएं तो कुछ भी नहीं है, एक साथ बन जाते हैं तो एडवांस हो जाता है और उसके बाद आप लोग उसको बड़ा क्वेश्चन बना लेते हो। ये सब आपके माइंडसेट के ऊपर। तो पी, अब आपको पी एक्स की डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे वैल्यू बतानी है। पी एक्स का ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि ये सारे वैल्यूज आप पुट करके तो नहीं बता सकते, सारे वैल्यू पुट ऐसे तो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये है पी एक्स, यहाँ पे 1 मान लो और ये √2 है, ऐसे ये √2 है सपोज। और ये कैसा हो जाएगा ग्राफ, ऐसा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ओपन अपवर्ड होगा। ओके। अब कौन कौन सी वैल्यू है जिसपे आपको ये चेक करना है। तो पहली वैल्यू है 3 + √2/4, यहीं पे देख सकते हैं, दिस इज 1, दिस इज √2। तो आपको वैल्यू बतानी है 3 + √2/4। जब x की वैल्यू इतनी हो तो ग्राफ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ये बताना है। तो ये किसके बियॉन्ड है ये देखना पड़ेगा, √2 से बड़ा है या छोटा है, ये सब। ओके। तो देखो कहाँ पे ये वैल्यू लाई करती है, ठीक है। तो ये है 3 √2। अगर मैं इसमें अब सिंपल ऐसे करके देख सकते हो, 3 और √2 कितना हो गया, 1.4। तो ये हो गया 4.4। 4.4 इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.1 के अबाउट होगी। और 1.1 √2 से तो छोटा ही होता है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो इधर लाई कर रहा है। और इस पे पी की वैल्यू कितनी है, इस तरफ नीचे की तरफ, यानी निगेटिव है। और यहाँ भी निगेटिव है, इसका मतलब ये बात सच है। क्लियर है, ऐसे ही करते हैं ना। पी एक्स, अगर कोई पूछता P3 कितना है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो हम बता देते पॉजिटिव। बस हमें ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो है नंबर उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो √2 के पहले है, 1 और √2 के बीच में है, या कहाँ पे है, बस यही फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए, 1 + 4 √2/4, तो ये कहाँ पे लाई करता है, इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं बाई डिफरेंट कलर। ओके।
तो यहाँ पे है 1। अगर मैं इस 1 को √2 मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 4√2/4 कितना हो जाएगा? √2। जो वैल्यू है एक्स की वो इससे तो छोटी है ना, क्योंकि 1 को मैंने √2 बना दिया है, तो इससे तो छोटी है। और ये √2 रखने पे √2 आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू एक्चुअली कितनी है? √2 है। यानी ये जो वैल्यू है √2 से छोटी है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप ये भी वैल्यू इधर ही लाइक कर दिए कहीं, तो इस पे भी वैल्यू कितनी है फंक्शन की? नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे 5√2, राइट। इसमें आप क्या माइनस कर रहे हो? इसमें आप 1 माइनस कर रहे हो। ठीक, इसमें आप और ज्यादा माइनस करो, √2 माइनस कर दो। मतलब ज्यादा माइनस किया, यानी वैल्यू को और छोटा कर दिया। ये कितना हो गया? 4√2/4, ये भी √2 आ गया। अगर इसमें हम कम माइनस करते तो ये √2 से ज्यादा आता। आप समझ पा रहे हो? यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये बियॉन्ड √2 है, √2 से ज्यादा है। ये समझना आपको, या तो आप सीधा √2 की वैल्यू 1.4 रख के पुट कर लो, या ऐसे कर लो जैसे आपको ठीक लगे। तो इस पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये भी आपका आंसर है। ठीक है। और फोर्थ वाले में 5 में से क्या माइनस करना है? √2, करेक्ट। तो 5 में से ज्यादा माइनस करना है, तो मैं क्या माइनस करूंगा? कम माइनस करूंगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी? इससे ज्यादा होगी। तो ये वैल्यू है कितनी? 1 है, यानी ये जो वैल्यू है वो 1 से तो कम है। ये जो वैल्यू है वो 1 से कम है, यानी कि यहाँ पे है। और इस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ नेगेटिव दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो फाइनली क्या आंसर आ गया? ए एंड सी। लेंदी, बिग, टेकिंग टाइम, बट सिंपल। सिंपली ये क्वेश्चन किया जा सकता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्लिक नहीं करेगा। ठीक, स्टार्ट से आप देख सकते हो। एफ थीटा निकालने में क्या क्लिक करने की जरूरत है? एफ थीटा कोई भी निकाल सकता है बहुत ही आसानी से। ये वैल्यू तो कोई भी निकाल सकता है, राइट। अब इसमें थोड़ा सा आपको देखना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके लिए ये वाला हिंट आपके लिए है। और दूसरा कि आप यहाँ tan है, यहाँ cot है, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे का नेगेटिव है। यहाँ पे थोड़ा आपको देखना है। उसके बाद आपको एफ थीटा मिल जाता है, एफ थीटा के बाद जी थीटा मिल जाता है, जी थीटा के बाद उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आसानी से मिल जाती है। फिर वो जो होता है वो पी एक्स का रूट होता है। पी एक्स का रूट आपने बनाया, अल्फा बीटा आपको मिल गया, तो आप पी एक्स बना सकते हो, क्वाड्रेटिक बना सकते हो। लेकिन उसमें कांस्टेंट आता है, उसको हटाने के लिए ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक अवेलेबल है, वो जो फंक्शन है पी एक्स वो अवेलेबल है। अब इसमें डिफरेंट एक्स पुट कर करके जानबूझ के इसको ऐसा √2 के टर्म्स में रखा गया है कि आप उसको कैलकुलेशन में थोड़ा मिस करो और कुछ नेगेटिव मार्क्स ले लो। ठीक, बट है तो एक वैल्यू ही पुट करनी है, और आपको वो वैल्यू देखना है कि वो उस वैल्यू पे फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव, जो क्वाड्रेटिक में हम कई बार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 के ही पेपर 1 का ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये था सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। ये भी उतना ही आसान है, थोड़ा उससे बेहतर है, क्या है देखते हैं। इसमें मैचिंग क्या है ये देखना पड़ेगा। हाँ, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, पी क्यू आर नॉन जीरो रियल नंबर है, और ये 10th, 100th एंड 1000th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब पी क्यू आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टर्म्स है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसीडर करें, ये वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो सबसे पहले मेरा मन करता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखते ही मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये 1 1 1, फिर ये 10 100 1000, और क्यू आर पी आर पी क्यू। अब मेरा ये लिखने का मन नहीं कर रहा, पी आर क्यू आर क्यों। सबसे पहले मैं थोड़ा और वर्क करता हूँ, पी क्यू आर भी नॉन जीरो रियल नंबर। अच्छा, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टर्म्स है पी क्यू आर। अच्छा, तो अगर पी क्यू आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टर्म्स है, राइट, तो 1/p 1/q 1/r, ये एपी का टर्म्स होगा। आर
टर्म्स ऑफ एपी, और अगेन ये 10th टर्म ऑफ एपी होगा, ये 100 टर्म ऑफ एपी होगा, और ये 1000 टर्म ऑफ एपी होगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं एपी के टर्म पे ही हम वर्क करते हैं, जब भी जीपी में एचपी में कहानी दी होती है तो हम एपी के टर्म में ही वर्क करते हैं। तो टीपी कितना है, नॉट टीपी, T10, T10 is 1 by P, T100 is 1 by Q, and T1000 is 1 by R, ये गिवन है। ठीक है, तो एपी का 10th टर्म कैसे निकालते हैं बताइए, एपी का 10th टर्म कैसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 90, राइट, एंड 100 टर्म a प्लस 90, 1000 a प्लस 999। ओके, यानी कि सारी चीजें ए 1 बाई पी, 1 बाई क्यू, 1 बाई आर के टर्म में होने वाली है, पी क्यू आर के टर्म में नहीं होने वाली चीज। तो मैं इस इक्वेशन से एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ, क्योंकि हर जगह क्यू आर पी आर एंड पी क्यू है, हमारे पास 1 बाई पी, 1 बाई क्यू, 1 बाई आर यहाँ पे आ रहा है। तो मैं मुझे यह दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे 1 बाई पी मिल सकता है, यहाँ पे मुझे 1 बाई क्यू मिल सकता है, यहाँ पे 1 बाई आर मिल सकता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि राइट साइड में जीरो है, दोनों तरफ हम पी क्यू आर से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो इक्वेशन है दैट विल गेट कन्वर्टेड like this. What we did, we have divided by pqr both sides, so this is x by p, ये क्या हो जाएगा y by q, और ये क्या हो जाएगा z by r। तो थर्ड इक्वेशन हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 1 by p लिखना चाहिए, 1 by q लिखना चाहिए, और 1 by r लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा डिटर्मिनेंट, जिसको हम डेल्टा बोल देते हैं, राइट। इसकी वैल्यू पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो एक बार हम ट्राई करेंगे कि इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। हाँ, तो इसकी वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करूंगा। तो अब देखते हैं, 1 1 1 है यहाँ पे, 10 ये है 1 बाई पी। एक बार 1 बाई पी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। 1 बाई पी की क्या है एक्चुअली, 1 बाई पी ए पी का 10th टर्म है, तो फॉर दैट वी कैन राइट इट ए प्लस 90, और वो सेकंड लिखना होगा ना, सेकंड तो 10 ही है, और ये 100 ही है, और ये 1000 ही है। अब 1 बाई पी को मैं लिखूंगा ए प्लस 90, ए प्लस 90, ये है हमारा डिटर्मिनेंट। तो हम या तो ये हम कैसे किस देख, हमें हम इससे वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, हमें बस ये देखना है कि ये जीरो है या नॉन नॉन जीरो है। तो हम इस वैल्यू के पीछे नहीं पड़ते, हम बस इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये जीरो तो नहीं हो रहा, इस डायरेक्शन में हम सोचते हैं। जब भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन का में जो मैट्रिक्स होता है कोएफिशिएंट का, हम उस दिशा में जाते हैं कि कहाँ पे ये जीरो हो रहा है, कैसे जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उधर उधर जाता है। तो हम बढ़ते हैं आगे। अ, यहाँ पे R3 को रिप्लेस करने की जरूरत है। अगर मैं ये मानूं R3 को, मैंने क्या किया, R3 को मैंने क्या किया, ये वाला R3 को, R3 माइनस AR1, तो फिर क्या हो जाएगा, ए निकल जाएगा सब जगह से। ओके, माइनस, अगर मैं इसमें से 10D माइनस कर दूं तो सिर्फ माइनस डी बचेगा। अच्छा, तो यानी कि सिर्फ डी चाहिए यहाँ पे। ओके, इसमें से अगर 100D माइनस कर दूं तो यहाँ पे सिर्फ माइनस डी होगा। तो ये बात बन रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, D इंटू R2 कर सकता हूँ। देखो ऐसा करने से कुछ हो रहा है या नहीं, ये काम करने से क्या हो रहा है एक बार देखिए। डेल्टा की वैल्यू कितनी बन रही है, ये तो 1 1 1 ही है, ये 10 100 1000। अब a प्लस 90 माइनस ए माइनस ए माइनस 10D, तो ए कैंसिल
and this becomes minus b. This is also minus c. This is also minus c. ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। इसमें से क्या होगा, सिंपल है ना, d कॉमन आ जाएगा और d माइनस डी कॉमन आ जाएगा, और माइनस डी कॉमन आते ही फर्स्ट रो भी 1 1 है, थर्ड रो भी 1 1 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि ये जो डेल्टा है वो 0 तो आ गया। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा इंटू एक्स मैट्रिक्स, राइट, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसे ही कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्रैमर्स रूल में हमें और बाकी 3 डेल्टा का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो 3 डेल्टा क्या है, उसको हम देखते हैं एक बार। ये वाला डिटर्मिनेंट हमारे सामने है ही, इसमें बस एक कॉलम को चेंज करके हमें वो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 डेल्टा 3 मिल सकता है। तो लिखते हैं सबसे पहले डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, हम फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे राइट साइड में, जो भी इक्वेशन में था उससे। क्या था राइट साइड में, 1 0 0, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 1 0 0। ठीक है, और बाकी सारे सेम, 100 1 बाई क्यू एंड 1000 1 बाई आर। तो डेल्टा एक्स कितना है, ये 100 टाइम्स बाई आर माइनस 1000 बाई क्यू। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स 0 करते हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए, करिए, 100 गया, ये हो गया 1 बाई आर माइनस 10 बाई क्यू इज इक्वल टू 0। तो क्यू इज इक्वल टू 10 आर, या कहीं पे है, क्यू बाई आर इज इक्वल टू 10, क्यू बाई आर इज इक्वल टू 10। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होगी अगर क्यू बाई आर 10 हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू बाई आर 10, पी बाई क्यू नॉट 10, पी बाई क्यू, आई मीन, तो फिर क्या बात है, क्यू बाई आर, पी क्यू और आर का रिलेशन, पी और आर का रिलेशन ऐसे निकाला गया है, और वो सब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड से ही आएगा। ठीक है, तो एक बार हम ट्राई करें, डेल्टा वाई भी निकाल लें यहाँ पे, डेल्टा वाई। तो एक स्टेप में निकल रहा है, ये 1 0 0 यहाँ रखा, और फर्स्ट में क्या रख सकते हैं हम लोग, 1 10 1 बाई पी, यहाँ भी कोई रिलेशन आने वाला है। सेकेंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, माइनस आएगा यहाँ पे, और उसके बाद 10 बाई आर माइनस 1000 बाई पी, ये 0 है, तो यहाँ से क्या रिलेशन बनने वाला है, 100 आर इज इक्वल टू पी, राइट, यही है ना, 100 आर इज इक्वल टू पी। तो यहाँ से पी बाई आर 100 होगा, पी बाई आर के बारे में कुछ होगा तो हम आगे इस पे बात कर लेंगे। एक बार हम यहाँ पे डेल्टा जेड निकाल के फाइनलाइज करते हैं, ताकि हम आंसर तक ऑप्शन में चेक कर सकें। ये सेम 1 1 10 1 बाई पी, 1 0 0 यहाँ नहीं होगा, 100 एंड 1 बाई क्यू, और यहाँ पे आपको वो चेंज करना है, दैट इज 1 1 1 0 0 1 0 0। इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे थर्ड में एक्सपेंड किया, 1 आया, यहाँ पे 10 बाई क्यू माइनस 100 बाई पी, तो यहाँ पे फाइनल इसको अगर 0 कर दिया तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे p इज इक्वल टू 10 क्यू, यानी कि p बाई क्यू का यहाँ पे p और q के बीच रिलेशन मिलने वाला है। चलिए, तो कौन सी चीजें कब 0 हो सकती है, ये बातें क्लियर है। डेल्टा इज ऑलवेज 0, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 हो भी सकता है इफ p और q और r में पर्टिकुलर रिलेशन हो, और नहीं भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली वी विल हैव आवर आंसर्स, कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे, एटसेट्रा। तो क्रैमर्स रूल को फिर से रिमाइंड कीजिए, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स चैप्टर में। वो क्या था, कि अगर डेल्टा 0 हो
और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए तो नो सॉल्यूशन होगा। ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर? डेल्टा जीरो हो, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए। तो चलिए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में कोई भी एक नॉन जीरो कहाँ से हो सकता है वो देखते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या क्या है ये ध्यान रखना है। क्यू बाई आर 10 है, क्यू बाई आर 10 है, तो यानी कि डेल्टा एक्स जीरो है। अच्छा, पी बाई क्यू भी 10 है, यहाँ पे पी बाई क्यू आ रहा है, पी बाई क्यू 10 है। अगर ये भी हो तो भी हमारा वो जीरो हो रहा है डेल्टा जेड। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि पी बाई क्यू 10 नहीं है, इसका मतलब डेल्टा जेड जीरो नहीं है। यानी कि एक चीज तो आ गई आपके पास, एक डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से एक तो आ गया जो नॉन जीरो है। डेल्टा जीरो है और डेल्टा जेड जीरो नहीं है, इसका मतलब एटलीस्ट वन तो जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब कि इसके नो सॉल्यूशन होंगे। फ्रॉम क्रैमर्स रूल, थ्री विल ऑक्युपाई एस, थ्री विल ऑक्युपाई एस। ठीक है। पी बाई आर नॉट 100, पी बाई आर 100 होने पे डेल्टा वाई जीरो होगा। ठीक है, पी बाई आर 100 होने पे डेल्टा वाई जीरो होगा, बट पी बाई आर 100 नहीं है, यानी कि डेल्टा वाई 100 नहीं है। डेल्टा वाई 100 नहीं है, एक सेकेंड, डेल्टा वाई इज नॉट, सॉरी, डेल्टा वाई इज नॉट जीरो, and at the same time delta is zero means at least one of delta x, delta y, delta z is non-zero. If delta is zero then there is no solution, मतलब इसका भी नो सॉल्यूशन, दोनों का नो सॉल्यूशन, ऐसा भी होता है, ऐसा ही है। सेकंड का भी नो सॉल्यूशन, थर्ड का भी नो सॉल्यूशन। इतनी जानकारी के बाद, इवन फर्स्ट फाइंडिंग के बाद भी हम लोग ऑप्शन देखने लगते हैं कि थर्ड का एस कहाँ पे है, थर्ड में एस यहाँ पे है, यहाँ पे है। या तो फर्स्ट ऑप्शन या तो सेकंड ऑप्शन। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू डिड, आई मीन इफ योर कॉन्सेप्ट इज ओके देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट। सो थर्ड एस, तो ये दोनों तो कैंसिल, खत्म। अब इन दोनों में क्या सही है वो देखना है। अब यहाँ पे सेकंड में भी एस है, बट यहाँ पे सेकंड में आर है। सेकंड में आर कैसे हो सकता है? पी बाई आर अगर 100 नहीं है तो ये सॉल्यूशन वो बता रहे हैं, यानी कि ये यूनिक सॉल्यूशन बता रहे हैं, बट यहाँ तो नो सॉल्यूशन आ रहा है। तो फिर यूनिक सॉल्यूशन का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। तो यही सही है, टू एंड थर्ड फॉर बोथ वी हैव एस। ठीक है, बाकी वन का क्यू है, आप देख सकते हैं, ये क्यू बाई आर 10 है। यहाँ पे देखा था हमने क्यू बाई आर 10, क्यू बाई आर 10 होने का मतलब डेल्टा एक्स जीरो है। ठीक, इसके लिए क्या मैचिंग दे रखा है? टी, वन सेकेंड, ये फर्स्ट का क्यू दे रखा है, फर्स्ट का क्यू। हाँ, तो डेल्टा एक्स क्यू बाई आर 10 है यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, तो क्यू बाई आर 10 होने से क्या हो जाएगा? क्यू बाई आर 10 होने से डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्यू ये, यानी कि इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो अभी ये क्रैमर्स रूल का कौन सा कंडीशन आ रहा है? यहाँ पे आइए, डेल्टा तो जीरो है ही, यहाँ पे डेल्टा तो जीरो है ही, डेल्टा एक्स भी जीरो हो गया, राइट। और मान लीजिए डेल्टा वाई और डेल्टा जेड सब के सब जीरो हो गए, तो ऐसे केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन होते हैं? नहीं नहीं, नो सॉल्यूशन तब होता है जब इसमें से एटलीस्ट वन नॉन जीरो होता है। यहाँ पे सारे अगर जीरो हो गए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो फर्स्ट में जो क्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये उसी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन है। अब ये कैसे श्योर करेंगे कि उसी का सॉल्यूशन है? आप इक्वेशन में इसको रख के देख लीजिए, पता चल जाएगा। अगर ये किसी भी इक्वेशन में रखें और ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये उसका सॉल्यूशन है, और नहीं कर रहा है तो पी भी हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं फिर, मतलब क्यू को छोड़ सकते हैं। तो एक बार आप चेक देखो, बात यहाँ पे बन गई है, आप बी टिक करके आ सकते हो, बात खत्म है। क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें सेकंड में भी एस हो और थर्ड में भी एस हो, ये दोनों श्योर है। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं, तो हम लोग और भी चीजें देख सकते हैं। क्यू बाई आर 10 में डेल्टा और डेल्टा एक्स दोनों जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस बन सकता है।
यूनिक का तो नहीं बनेगा, इनफाइनाइटली मेनी का ही बनेगा। अब इसमें एक्स वाई जेड पुट कर लीजिए यहाँ पे फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में कहीं भी, तो फर्स्ट में पुट करना ठीक रहेगा। तो एक्स 10/9, वाई -1/9, तो 9/9 हो गया, 1 हो गया। और जेड 0, तो लेफ्ट साइड में भी 1 + 0 है और राइट में भी 1 ही है, यानी कि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है पी। तो जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है उसका एक सॉल्यूशन ये होगा, और भी कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट का पी हो गया। सिमिलरली आप फोर्थ का भी आप चेक कर सकते हैं कि पी बाई क्यू 10 है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऑब्वियसली हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। पी बाई क्यू 10 का मतलब डेल्टा जेड 0, यहाँ पे ये डेल्टा डेल्टा जेड 0, डेल्टा जेड 0 होने का मतलब ही क्या हो जाएगा, अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई भी 0 होना पड़ेगा, और सारे के सारे क्या हो जाएंगे फिर, मतलब हम किस तरफ बढ़ रहे होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो फोर्थ का आर हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये 22 का पेपर 1 हो गया। अब हम 22 का पेपर 2 करने वाले हैं। 22 के पेपर 1 का तो हो गया, पेपर 2 का भी 2 क्वेश्चन था। तो उसमें पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6। देखने से ये कितना बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा है, a⁷ पावर 6 पावर 5। तो सबसे खराब बात जो कोई करेगा वो क्या करेगा, ए को 6 बार मल्टीप्लाई या 7 बार मल्टीप्लाई करेगा, वो तो किसी भी हालत में वो तो नहीं करना। ठीक है, तो क्या करना है देखते हैं। यहाँ पावर 7 है, पावर 5 है, पावर 6 है, बहुत सारे पावर्स हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में से हम a पावर 5 को निकाल लें, पॉसिबल है, मैट्रिक्स में कर सकते हैं। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस ए क्यूब है, तो क्या ये ए क्यूब और a पावर 5 हो सकता है मैट्रिक्स में? हाँ हाँ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a पावर 2 और a पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए क्यूब ही तो लिखेंगे, और ए स्क्वायर ए क्यूब को क्या लिखेंगे, a पावर 5 ही तो लिखेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इसका मतलब इसका रिवर्स भी कर सकते हैं हम, ए क्यूब कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आई लिख देंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर लिख देंगे। ये भी पॉसिबल है, सॉरी एक, हाँ ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ हम कर सकते हैं, ए पावर 5 निकाला, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बीटा, ए पावर 5 निकाल चुके हैं तो मैं इसको बीटा ए लिख सकता हूँ। ओके, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सिर्फ आई ए या ए हो जाएगा। ए का मतलब आप आई ए समझो। अब ए पावर 5 निकल चुका है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बीटा आई। तो ये एक्सप्रेशन अब जो है वो थोड़ा सुलझा हुआ है, और ये बात कही जा रही है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, और उसी में से कहीं पे बीटा है ए के अंदर, और वहीं से हम आंसर लेने वाले हैं। इस पूरे का डिटर्मिनेंट सबसे पहले तो ए पावर 5 सेपरेट हो चुका है। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इट सीम्स टू बी टू गेट डिवाइडेड इनटू 2 फैक्टर्स। ऐसा लगता है कि ये 2 फैक्टर में डिवाइड हो सकता है, एक बार करके देखते हैं। तो मैट्रिक्स में कि इस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, यहाँ पे ये पॉसिबल है, यहाँ पे हम कर सकते हैं, आई है तो यहाँ पे किया जा सकता है। तो एक बार हम अलग से ट्राई करके देखते हैं कि इस तरह का फैक्टराइजेशन यहाँ पे आसानी से हो पा रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, अगर हम a को यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, जैसे t मान लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस a को t माना ना, बीटा टी प्लस टी माइनस बीटा, इन दोनों को साथ ले लिया तो टी कॉमन, t+1 माइनस बीटा t+1, टी माइनस बीटा t+1। तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया a⁵, और ये है a माइनस बीटा आई, वी शुड राइट बीटा आई एंड a+i। आपको डाउट है तो फिर से मल्टीप्लाई करके देखो, a स्क्वायर
ए इंटू आई बीटा ए, करेक्ट, एंड देन बीटा आई। तो आप इस कॉम्बिनेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन को दो फैक्टर में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा मैट्रिक्स है वो ही यही है, ये तीन फैक्टर के फॉर्म में हमने लिखी है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, so this is zero। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, आई जस्ट रिमाइंड फॉर यू, ए बी सी, इसका हम अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट सी, ये प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी। या फिर ए बी डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट। तो उसी प्रॉपर्टी से इसको हम और एक और ऐसा कर सकते हैं कि ए पावर एन का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए पावर एन होता है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज होने वाली है, तो हम इन तीनों को ऐसे लिख सकते हैं, ए पावर 5 डिटर्मिनेंट, ए माइनस बीटा आई डिटर्मिनेंट एंड ए प्लस आई डिटर्मिनेंट, इसका प्रोडक्ट जीरो, राइट। ए पावर 5 का डिटर्मिनेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ए पावर 5। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। इन तीनों में से दो जीरो हो सकते हैं, या एक तो जीरो होगा ही, तभी ये जीरो हो पाएगा। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा जीरो हो सकता है। तो एक सबसे पहले तो हम सिंपली डिटर्मिनेंट ए को देख सकते हैं। तो हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ए की क्या वैल्यू है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ -2 है, और हाँ, तो अगर हम इसमें से R2 को, या फिर इसको चेंज करें, C2 को चेंज करें, C2 को हमने क्या बना दिया, फिर C2 में जीरो गायब हो जाएगा, C2 को भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये -2 और -2 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक जीरो बनाना चाहते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो R2 है उसको बना दिया R2 माइनस R3। तो हमारा फर्स्ट रो वही है, यहाँ पे R2 चेंज होने वाला है, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा जीरो, और ये भी हो जाएगा जीरो, और ये एज इट इज रहेगा +1 -2। अब इसकी वैल्यू बताइए कितनी है, जीरो है या नॉन जीरो है। अगर मैं इसके अलावा एक्सपेंड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, जीरो बीटा इंटू जीरो माइनस, पहले तो ये -1 है, फिर बीटा इंटू जीरो माइनस -1, यहाँ पे -1 आ रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है। यहाँ से बात समझ में आ गई कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यानी कि ये वैल्यू जीरो नहीं देगा, डिटर्मिनेंट ए पावर 5 आपको जीरो नहीं दे सकता। तो अब क्या कर सकते हैं, हम दूसरों पे जाएंगे, दूसरे पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, ए प्लस आई, ए प्लस आई, ए आपके सामने यहाँ दिख रहा है, इसमें आई जोड़ना बहुत ही आसान काम है। इसमें रखा β+1, आई का मतलब पता ही है आपको, 1+1 -2+1, और बाकी जैसा है वैसा रख दीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो ऐड हो रहा है। ठीक है, अब फिर से कैन बी अप्लाई द सेम ऑपरेशन, R2 is replaced by R2, no, this is -1, तो सेम ऑपरेशन करने से बात नहीं बन गई, तो R2 -2R3 कर सकते हैं। हाँ, अब ठीक है, तो ये बन जाएगा β+1 0 1 एंड 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 -4, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 0, -2 माइनस ट्वाइस ऑफ -1 अगेन जीरो। तो और यहाँ पे 3 1 -1 अगेन, इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 -1 हो गया, और फिर ये 0 -4, तो यहाँ भी -4 आ रहा है। तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू भी जीरो नहीं है, ना तो ये जीरो है भाई साहब, ना ही ये जीरो है। तो डेफिनेटली यही जीरो होगा, क्योंकि ये बीटा पर डिपेंडेंट है, हम इसको जीरो कर ही सकते हैं पर्टिकुलर बीटा को रख के। तो अब हमें लिखना होगा ए माइनस बीटा आई मैट्रिक्स। ठीक है,
तो ए माइनस बीटा आई मैट्रिक्स लिखेंगे। तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। ए आपको पता है क्या है, बीटा। बीटा ही था यहाँ पे, ये 1 था और ये -2 था, राइट। बाकी सारे वैसे ही थे। इसमें आपको क्या करना है, बीटा को ऐड करना है हर जगह। बीटा बीटा जो जीरो था वो तो कुछ भी नहीं होगा, इसमें बीटा आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ भी बीटा, यहाँ भी बीटा, और यहाँ ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये एक बात है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या लिखना है, लिखा गया था आई माइनस बीटा आई, तो यहाँ तो पहले से ही बीटा था, तो इसमें तो बीटा माइनस हो जाएगा, है ना। तो आप इसमें से बीटा हटाइए, दूरी है नहीं, बीटा माइनस बीटा, राइट। और दिस 1 एंड -2 माइनस बीटा, और बाकी 0 1 -2 2 3 1, यही है। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 0 0 1 2 1 माइनस बीटा -2 3 1 -2 माइनस बीटा। एक बार ये मैट्रिक्स देख लेते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। वहाँ पे बीटा था, बीटा में हमने माइनस बीटा किया, ठीक है। फिर 1 था यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1, हाँ 1 माइनस बीटा किया, -2 माइनस बीटा किया, 0 1 -2 2 3 1, करेक्ट। 2 3 1 सब ठीक है, 2 3 1 1 -2। चलो, तो अब इसकी वैल्यू ही जीरो होगी, ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि बाकी दो फैक्टर्स जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो है, तो दैट ये और ये नॉन जीरो है, तो ये ही जीरो होगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये जीरो है, और इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 इंटू ट्वाइस माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस बीटा, करेक्ट, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो 2 minus 3 is -1 and plus 3 beta, this is equal to 0. So this implies 3 beta is equal to 3 beta 1 है, क्या फाइंड करना है, चलिए क्वेश्चन पे 9 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 बीटा। तो 3 बीटा 1, तो 9 बीटा विल बी 3, तो हियर आंसर इज 3। सिंपल था। इतनी बार एक्सप्रेशन को देख के अगर आप अपने आप को संभाल पाए और, तो ठीक है, तो हो जाएगा। आप इसमें आप कॉमन निकालें, कॉमन निकालने के बाद आपको क्वाड्रेटिक दिखाई देता है आपके उसमें मैट्रिक्स में, तो अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके फैक्टराइज करते हैं। अब या तीनों में से कोई एक जीरो होगा, तो डिटर्मिनेंट ए जीरो है नहीं, देख लिया आपने। ए प्लस आई भी जीरो नहीं था, वो भी देख लिया, तो यही वाला फैक्टर जीरो है। तो यहाँ पे वो बीटा चाहिए जिससे ये जीरो हो जाए, तो एज सिंपल एज इट इज, बहुत ही सिंपल है। अभी तक आपने 3 क्वेश्चन किए, और आप बता सकते हैं कि तीनों में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो मेन के कॉन्सेप्ट से, या मेन तक, या 12th तक की आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था उससे आगे की बात थी। मेन के क्वेश्चन हो जाते हैं, ये भी हो जाता है, लेंदी होता है, बड़ा होता है, दो जितने में 2 क्वेश्चन करेंगे मेन के, उसमें इसका 1 क्वेश्चन करेंगे, ये डिफरेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस नज़र से आप सारे क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। ऑल आर डूएबल, कुछ एक्सेप्शनल, कुछ बहुत ही अजीब से बहुत अलग क्वेश्चन होते हैं, जो जो बहुत सबसे नहीं होते वो तो, ठीक है। चलिए, हाँ, अब एक और है, 22 का एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये m की वैल्यू दी हुई है, m इज अ मैट्रिक्स, तो हमें बताना है m पावर 2022 क्या होगा, यानी m को हमें 2022 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑब्वियसली इतने बार मल्टीप्लाई तो नहीं करते, क्या करते हैं, आप पैटर्न फाइंड करते हैं। आप सपोज किसी में क्या हो जाता है, आप एम स्क्वायर निकालें या एम क्यूब निकालें और वो एम के बराबर आ जाए, एम स्क्वायर निकाले वो आई के बराबर आ जाए, एम स्क्वायर एम क्यूब निकाले वो नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ऐसा कुछ पैटर्न होता है, ठीक।
तो जब भी बड़ा अब ऐसा कुछ है जिसमें बहुत ज्यादा पावर हो, स्टार्ट करते हैं हम एम, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एम स्क्वायर करके, ऐसा कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा करने के बाद भी आपको एक सॉलिड ऐसा कुछ पैटर्न सा शायद ना मिले। तो इसमें एक और चीज जो देख सकते हैं, सब देखना चाहिए, वो ये है कि इन सब में से हम एक यूनिट मैट्रिक्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन सब में से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे ये 5/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 3/2। ये -1/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 3/2। देखो, हाँ, और ये 0 + 3/2। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए हैं तो इस पर ध्यान दीजिए कि जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो जिसमें एक यूनिट मैट्रिक्स एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग m into n, m will do something that you will see now. This is actually m, and this m is actually nothing but 1 1 0 0, right, plus 3/2 3/2 -3/2 -3/2। ये तो एक्चुअली जो m है तुम्हारा वो m i प्लस, इसको आप कुछ भी n मान लो या a मान लो, i+a है स्टूडेंट। ठीक है, i+a। अब आपको क्या करना है, m 2022, तो यहाँ पे आप यही काम करेंगे, 2022। तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि 1 + x⁴n है और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है और ये हमें पता है। तो फिर आपके मन में डाउट आएगा कि क्या हम इस मैट्रिक्स में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स की अलजेब्रा अलग होती है थोड़ी सी। तो हम इसमें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन बनता है और हमें इसको सोच के ही आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। आप अगर a+b² करते हैं तो क्या बात बनता है यहाँ पे, a² प्लस, आप होल स्क्वायर का मतलब क्या है, होल स्क्वायर का मतलब है कि आप a+b और a+b को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a × a a² क्या बन गया, ab, b × a क्या बनेगा, b, और b × b क्या बनेगा, b²। तो अगर ये रियल नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है, तो ए बी और बी ए क्या होगा, 2 × 3 या 3 × 2, एक ही बात है। तो इसको मैं फिर इस केस में 2ab लिख देता हूँ। लेकिन जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं और यहाँ पे ए और बी नंबर नहीं है, ए और बी अगर मैट्रिक्स है तो ए ने ए के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया, तो a × a क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। फिर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए बी होगा, फिर बी और ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी ए होगा इसमें, और फिर b × b b² होगा। इस केस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, तो इसके आगे अगर कोई ऐसे लिखता है मैट्रिक्स में a² + 2ab+, तो ये गलत है। ठीक है, इसके आगे अगर मैं ये लिखता हूँ a² + 2ab + b², तो ऐसा नहीं लिख सकता। ठीक है, अब एक केस कंसीडर करना, इंस्टेड ऑफ b अगर मैं b को i ले लूँ तो अब क्या बन जाएगा, a + i²। उस केस में क्या बनेगा, a² + a × i + i × a + i²। यहाँ पे a² ai और ia दोनों क्या होता है, दोनों a होता है, तो यहाँ पे मैं 2ai लिख सकता हूँ। समझ में आ रही बात, यानी कि अगर a + b का पावर हो तो देखो, अब यहाँ पे a + i² को मैं सीधा अलजेब्रा कर लेता हूँ, a² + 2ab + b², a² + 2ai + i²। ठीक है, ये कब लिख पा रहा हूँ मैं, जब बी मैट्रिक्स आई हो, तो ऐसा हो पा रहा है क्योंकि ए आई आई ए सेम है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, यानी कि बी की वैल्यू जब जब आई हो जाएगी तब हम ये क्या है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ही तो है। पावर 2 के लिए भी सही होगा, पावर 3 के लिए, 4 के लिए, सबके लिए
वही केस आएगा। ए बी अब क्या बन जाएगा, ए आई बन जाएगा, बी ए क्या बन जाएगा, आई ए बन जाएगा, और दोनों बी दोनों ए ही होगा, तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन काम करेगा अगर बी की वैल्यू आई हो, यानी कि यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन काम करेगा। ये बात आप नोट करके रख लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो m को ऐसे चेंज कर दिया गया आई प्लस ए में। क्वेश्चन करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यहाँ पे मुझे एक आई मैट्रिक्स दिख रहा है, खींच के बाहर निकाल दिया। अब इस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 + x का एक्सपेंशन आपको पता है क्या होता है, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो एक्सपेंशन यहाँ पे होगा, यानी कि बार बार क्या आने वाला है, 2022 C0, then 2022 C1A, 2022 C2 A², क्या आने वाला है, A² आने वाला है, A³ आने वाला है, A⁴ आने वाला है। तो पहले क्यों ना हम A² निकालें, A² निकालते हैं। तो इन सब में से 3/2 बाहर निकाल सकते हैं क्या, ए से 3/2 बाहर निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 1 1 -1 -1। दूसरे वाले से भी ये 3/2 ही रहेगा, और यहाँ से ये निकाल लिया बाहर, 3/2 क्या बन गया, 9/4। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 1 -1 0, 1 1 1 1, ये क्या बन गया, ये -1 है स्टूडेंट, 1 एंड देन 1, ये दिस इज ऑल्सो 0, -1 एंड +1 0, -1 +1। अरे ये तो नल मैट्रिक्स। भाई मैं शुरू में कह रहा था A² या तो ए आ जाएगा, या तो आई आ जाएगा, या तो नल आ जाएगा। तो यहाँ पे A² क्या आ रहा है, 9/4 इंटू नल, यानी नल, A² की वैल्यू नल हो रही है, तो A³ की वैल्यू कितनी होगी, A³ की वैल्यू होगी A² इंटू ए। तो A² तो नल है, ए से मल्टीप्लाई किया तो ये भी नल हो जाएगा। इसी तरीके से A⁴ और एनी अदर पावर ऑफ A इज गोइंग टू बी अ नल मैट्रिक्स। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। अब ये I + A⁴ 2022 को एक्सपैंड करना है, तो अब मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ यहाँ पे। तो वापस आ जाइए, m⁴2022 में 2022 C0 प्लस 2022 C1 I⁻⁴ 2021 एंड A⁻⁴ यही होगा, C2 I2020 एंड A²। इस तरीके से ये एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा। A² की वैल्यू कितनी, नल। A³ यहाँ पे आने वाला होगा, 1 4 5 6 सारी की वैल्यू नल होने वाली है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी है वो सब आपको एक नल मैट्रिक्स देगा। इसके पहले ये आई पावर कितना है, 2022, तो आई पावर कुछ भी करते हैं तो वो तो आई ही मिल जाता है। 2022 C0 is actually nothing but 1, so this is 1 into I, so this is just an I, and this is 2022 into I power is just I, into A is just A, so this is just A. So our answer is I plus 2022A. So you have to just write these values and get the answer. That's it. 1001, and what is A? A was let's see what is A. A is 3/2 into 1 1 -1 -1. This is A, right? अब आप ऐड कीजिए 1 + 3/2 and one more thing, it's multiplied by 2022, so that I miss. So this is 2022 से मल्टीप्लाई भी करना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा 2022 into 3/2,
तो दिस इज 1001 प्लस 3033 11 -1 -1 3033 के साथ ही आएगा। और फाइनली क्या होने वाला है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। दिस इज 0 एंड माइनस, so this is -3033 and then 1 -3033 -3032, ये है। अब कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, बात खत्म। 3433 -33 -32, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट है। फर्स्ट है, इतना छोटा नहीं, फर्स्ट है जी, बस ये सही है। तो इसमें भी क्या लगता है आपको, एम को ब्रेक किया, एम प्लस ए प्लस आई प्लस ए में, फिर इसको बाइनोमियल एक्सपेंड किया, ए स्क्वायर को नल आई, ए स्क्वायर की जहां भी आ रहा था उसके पहले जो भी था उसको ऐड करके आंसर आ गया, सिंपल। चलिए, तो 22 का पेपर 2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। खत्म करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।